अहाना इस समय देहरादून पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ी थी कि तभी वहां एक पियून आया और अहाना को अपने साथ ले गया। अहाना अभी भी कंफ्यूज थी। थोड़ी देर पहले उसे एक फोन आया था। वह काफी नींद में थी, इसीलिए उसने बात ध्यान से नहीं सुनी। उसे बस इतना सुनाई दिया कि रावी और वीरा किसी परेशानी में हैं और उनकी मम्मी का फोन नहीं लगने के कारण उन्होंने उसका नंबर उन्हें दिया है। लिफ्ट में खड़े होकर वह यही सोच रही थी कि आखिर इन दोनों शैतानों को परेशान करने की हिम्मत किसकी हुई। वह अपने ख्यालों में ही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अहाना बाहर आई और पियून को देखने लगी। उस पियून ने कहा, मैम, आपको यहां से खुद ही जाना होगा, हमें यहां आने की इजाजत नहीं है। यह कहते हुए उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और वापस नीचे चला गया। अहाना खाली कॉरिडोर को देखा और आगे चल पड़ी। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, इतना बड़ा स्कूल है तो मुझे तो यहां बच्चे ही दिखाई नहीं दे रहे। ये एरिया तो पूरी तरह खाली है। तभी उसे वहां एक कमरा दिखा जहां से कुछ आवाज आ रही थी। वह अंदर चले गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। राजवंश कॉरपोरेशन खाना खाते हुए धैर्य ध्यान से वायु को देख रही थी। उसकी प्लेट में रखा खाना बेस्वाद जरूर दिख रहा था, पर उसे इतने अच्छे से सजाया गया था जैसे वह कोई पेंटिंग हो, और वायु जिस तरह से खा रहा था वह किसी राजा की तरह लग रहा था। धैर्य को पता ही नहीं चला कि वह कब तक वायु को देखती रही। जब उसे वायु की आवाज अपने कानों में आई तब वह होश में आई। उसने पूछा, आपने कुछ कहा? वायु ने उससे कहा, मैं पूछ रहा था तुमने वह नोटिस देखा? तभी धैर्य को याद आया। उसने कहा, हाँ, हमने देखा तो है, पर हमें नहीं लगता कि हम इतने कैपेबल हैं, स्पेशली इतनी बड़ी कंपनी के लिए। हमने तो कभी यह सब सीखा भी नहीं है, बस अपने विचारों को उसमें निकाला है। वायु एक तक उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि धैर्य क्या बोल रही है। वह सिर्फ इसी बात से खुश हो जाता था कि वह से बात कर रही है। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम वह मुझे लाकर देना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। धैर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम कल लेकर आएंगे। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। लंच टाइम खत्म ही होने वाला था। उसने कहा, हम जाते हैं, हमारा बहुत काम है, रखा है। उसने अपना टिफिन पैक किया और बाहर जाने लगी। तभी वायु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, अब हम फ्रेंड्स हैं ना? धैर्य ने ना समझी। मैं उसे देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही उसने यह करा, वायु ने तुरंत उसे गले लगा लिया। धैर्य अपनी जगह जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, जब भी फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हैं। धैर्य याद करने लगी। तभी उसे याद आया कि जब अहाना उसके घर आई थी तो वह इसी तरह उसके गले मिली थी। अहाना के अलावा धैर्य को कोई दोस्त नहीं था, और मेल फ्रेंड होना तो नामुमकिन ही है। उसने अपने भोलेपन में हमें गर्दन हिलाई और धीरे से वायु की पीठ पर हाथ रख दिए। वायु को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद वह धैर्य से अलग हुआ और उसके बाल ठीक करते हुए कहने लगा, ठीक है, जाओ। धैर्य तुरंत अपना टिफिन उठाया और बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद करण अंदर आया। वायु अपनी चेयर पर बैठा और कहने लगा, कुछ पता चला? करण ने कहा, सर, हमने पिछले 3 दिनों से हर फ्लाइट स्कोर चेक कर लिया है, पर हमें कहीं भी मिस निशा का रिजर्वेशन नहीं मिला, और ना ही हमें वह उनके किसी रिश्तेदारों के यहाँ मिल रही है। ऐसा लगता है वह भी गायब हो गई है। वायु की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, थोड़ा वेट करो, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ खुद ही सामने आएगा। उस छोटे से घर में निशा अभी भी उन कुर्सियों पर बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। रस्सियों के निशान उसके हाथों पर छपे हुए थे। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। आंखें काली गड्ढों के कारण डरावनी दिख रही थीं। हर 1 घंटे में उसके पास एक आदमी आया करता था जो उससे पूछता था, क्या तुम इस शहर को छोड़ने को तैयार हो? यही सवाल वह 24 घंटे में 24 बार सुनती थी, और अब वह लगभग पागल हो चुकी थी। जब भी उससे यह सवाल पूछा जाता था, उसके मुंह से वह कपड़ा हटा दिया जाता था ताकि वह कुछ बोले, पर वह कुछ कहने को तैयार ही नहीं थी। अभी भी वह आदमी उसे यही पूछ रहा था। जब उसने निशा का वही रिएक्शन फिर से देखा तो उसने किसी को फोन करा और कहा, शिव सर, हो तैयार नहीं हो रही है? शिव ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और कहा,
कुछ लड़कों को उसके कमरे में बिठा कर रखो, पर याद रखें वह सिर्फ बैठे रहे। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया और मन में कहा, उन्होंने मेरी बॉस की मम्मी को परेशान किया है। जब तक वह इस शहर को छोड़ने को नहीं मानेगी तब तक उसकी जिंदगी मौत से बदतर रहेगी। देहरादून पब्लिक स्कूल। अहाना अभी भी उसी तरह दरवाजा खोलकर खड़ी थी। अंदर रावी और वीरा एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अंदर एक बड़े से प्रोजेक्टर पर कई सारे लोगों के चेहरे दिख रहे थे और 2 ब्लैंक स्क्रीन अलग दिख रही थी जो इधर से कनेक्ट थी। रावी और वीरा ने अपने मुंह पर माइक और वॉइस चेंजिंग डिवाइस पहनी थी। वीरा ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। उनमें से ही किसी एक आदमी ने कहा, पर हमें इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। आप ये 50% पार्टनरशिप के साथ करना चाहती हैं। तभी रावी ने कहा, क्या आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज टेक इट। ऐसे ही काफी देर तक बातें चलते रहने के बाद वह मीटिंग खत्म हो गई। प्रोजेक्टर बंद करने के बाद लाइट ऑन होने पर वीरा ने पीछे मुड़े बिना कहा, अहाना मासी, अंदर आइए अहाना। जो अभी तक हैरानी से वहां खड़ी थी वह वीरा की बातें सुनकर होश में आई और अंदर आते हुए कहने लगी, मुझे बताओ, तुम तो नहीं, ये सब क्या कर रही हो? और आखिरी कैसा स्कूल है? और प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अहाना पैनिक होते हुए कुछ ना कुछ कही जा रही थी। तभी शिव ने उसके सामने आते हुए कहा, आप रिलैक्स कीजिए और बैठ जाइए। अहाना ने उस आदमी की तरफ देखा। तभी उसे याद आया कि यह वही है जिसे उसने उस दिन घर में देखा था। उसने घूर कर उसे देखा और कहा, तुमने मेरी सहेली की लड़कियों के साथ क्या किया है? रावी ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, यह प्लान वर्क नहीं करेगा। वीरा ने अहाना की तरफ देखा और कहा, अगर आपको जानना है तो बैठ गया, वरना आप जा सकती हैं। वीरा की आवाज बहुत कोल्ड थी। अहाना चुपचाप वहां रखी एक बेंच के पास बैठ गई। वह इस समय एक ओबीडिएंट स्टूडेंट लग रही थी। वीरा ने शिव की तरफ देखा और अहाना को सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहा। शिव ध्यान से अहाना को सारी बातें बताने लगा। राजन शाही से मिलने से लेकर इस कंपनी की सीईओ बनने तक की अहाना मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने शिव की तरफ देखा और कहा, मुझसे मजाक करना बंद करो। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस औरत को कैसे समझाएं। तभी वीरा ने अहाना के सामने लैपटॉप स्क्रीन कर दी। अहाना ने स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे धीरे उसे स्वीप करने लगी। उसमें रावी और वीरा के फोटोज थे। किसी में वह राजेशाही के महल में थी तो किसी में जयपुर की गलियों में, किसी में वह दोनों फ्लाइट में बैठी थी तो कोई उनके लंदन विजिट की थी। ये सारी फोटोज रावी जबरदस्ती खिंचवाई थी वीरा को, तो यह सब पसंद ही नहीं था। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने आधा देश देख चुकी थी। राजेशाही के बिजनेस को वापस खड़ा करने के लिए उन्हें कई बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता था। अहाना हर फोटो को देखने के साथ अपनी हैरानी छुपा ही नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में वीरा की आवाज पड़ी, आपको हमारी मदद करनी है। अहाना ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मदद? शिव ने उसे धैर्य की कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। ऐसे ही अहाना ने यह सुना कि धैर्य के पास सिर्फ 4 महीने हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वीरा रावी की तरफ देखा और कहाँ, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? अब चारों मिलकर बात करने लगे। धैर्य जब अपनी डेस्क पर आई तो जानवी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूर रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा कैंटीन में कितना वेट किया, तुम चले कहाँ गई थी? अब ढेरिया क्या ही कहती। उसने कहा, हमें भूख नहीं थी। जानवी ने उसे आंखें छोटी कर कर देखा और कहा, सच में तो तुम्हारा टिफिन क्यों खाली है? ये कहते हुए उसने वहां से टिफिन को उठा लिया। ढेरिया ने कहा, हमें बताओ, क्या तुम नोटिस के हिसाब से कुछ डिजाइन बनाने वाली हो? जानवी ने कुर्सी ली और बैठते हुए कहने लगी, नहीं यार, मुझे यह सब नहीं आता। क्या तुम्हें आता है? ढेरिया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। जानवी उसका हाथ पकड़कर चाहते हुए कहा, तो ट्राई करो ना मेरा। नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर तुम सिलेक्ट हो तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ऑफिस खत्म होने के बाद ढेरिया बाहर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसने ध्यान से उस कार को देखा।
तभी उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से वीर बाहर आते हुए कहने लगा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। धैर्या ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, थोड़ी देर में ऑटो आ जाएगा, हम चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। वीर उसे खींचकर कार में बिठाते हुए कहने लगा, अरे यार, तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? मैं भी तुम्हारी ही साथ ऑफिस में काम करता हूं, चलो बैठो। ये कहते हुए उसने उसकी बात सुने बिना ही उसे कार में बिठा दिया और कार स्टार्ट करके कहने लगा, एड्रेस। धैर्या ने झिझकते हुए उसे अपना एड्रेस बता दिया और दोनों धैर्या की घर की तरफ निकल गए। धैर्या उसे अपनी कॉलोनी से थोड़ा दूर ही छोड़ने को कह दिया था। वीर ने उसकी बात नहीं मानी और कार को कॉलोनी के अंदर ले गया। धैर्या ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप कोई बात मानते क्यों नहीं है? वीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कोई मनाने वाला ही नहीं है। उसकी अजीब सी बात सुनकर धैर्या ने कुछ नहीं कहा। जब कार कॉलोनी में रुकी, धैर्या ने धीरे से आसपास देखा और बाहर आ गई। वीर हंसते हुए कहने लगा, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद नहीं है? माता पिता का नाम सुनते ही धैर्या के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो जाने लगी। तभी वीर की आवाज से पीछे से आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वीर के हाथ में उसका बैग था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, माफ करना, हम भूल गए थे। ये कहते हुए उसने उसके हाथ से वह बैग ले लिया। वीर ने कहा, क्या तुम अपने मेहमानों को इसी तरह भगा देती हो? धैर्या को थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी और वह उसे अपने घर ले जाना भी नहीं चाहती थी। अब जब वीर सामने से कह रहा था तो उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और दरवाजे को देखने लगी। वीर, जो कि पीछे ही खड़ा था, उसने कहा, क्या तुम्हारे दरवाजा खुलता नहीं है? धैर्या झेप गई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे वीर भी अंदर आ गया। जैसे ही धैर्या लिविंग रूम में पहुंची, उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, मम्मा आप आ गए। रावी दौड़ते हुए उसके पास आइए। उसके पैरों को गले लगाकर खड़े हो गई। उसी के पीछे धीरे धीरे वीरा भी चलती हुई आ रही थी। उसकी शांत नजरें अपनी मम्मी के पीछे खड़े आदमी पर थीं। वह उसे वार्निंग भरी नजरों से देख रही थी। उसने सामने आकर कहा, मम्मा जाकर फ्रेश हो जाइए। धैर्या ने पीछे वीर को देखा और कहा, यह हमारे मेहमान हैं, इन्हें बिठाइए, हम अभी मुंह धोकर आते हैं। ये कहते हुए वह अपने कमरे में चले गई और दूसरी तरफ वीर, जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, वह वहीं खड़ा था। तभी उसके कानों में रावी की आवाज आई, ओह हैंडसम अंकल, आ जाओ अंदर। ये कहते हुए उसने उसे सोफे पर बैठा दिया। वीर ने उलझी हुई नजरों से दोनों को देखा और कहा, क्या वह आपकी मम्मी है? वीरा ने उसे घूरकर और कहा, आपको कोई परेशानी है? जब वीर ने वीरा का इतना गुस्से वाला चेहरा देखा तो चुप हो गया। तभी रावी ने कहा, हाँ वह हमारी मम्मी है, रुकिए मैं आपके लिए पानी लाती हूं। यह कहते हुए वह किचन में चली गई। सोफे के दोनों तरफ वीर और वीरा बैठे थे। माहौल एकदम शांत था। तभी वीरा ने कहा, क्या आप मम्मी के दोस्त हैं? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वीरा ने उसे घूरा और कहा, एक ऑफिस से काम करने का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। वीर कोई जवाब देता। उससे पहले ही धैर्या बाहर आते हुए कहने लगी, वीरा, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। वीरा उठकर खड़ी हुई और किचन में जाते हुए कहने लगी, मैं हमेशा अच्छे से ही बात करती हूं। डिनर टाइम होने वाला है, डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। रावी ने किचन से आवाज दी, हाँ मम्मी, हैंडसम अंकल को भी ले आइए। अपने लिए हैंडसम अंकल सुनकर वीर थोड़ा शर्मा गया। धैर्या ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अच्छा अब खाना खाकर जाइए, चलिए। ये कहते हुए उसने आसपास देखकर कहा, हाना मासी कहाँ है? रावी ने कहा, मम्मा उनकी आज भी नाइट शिफ्ट है। थोड़ी देर बाद चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब था। वीरा ने धैर्या की प्लेट में खाना डालते हुए कहा, क्या आपने टिफिन खत्म किया था? घरिया ने मुंह बनाया और कहा, आपका दिया हुआ खाना ऐसा था जैसा कोई मरीज भी ना खाए तब भी हमने खत्म कर दिया। ये बात तो ऐसे कह रही थी जैसे उसमें एग्जाम में 100 मार्क्स लाए हों। वीरा ने एक नजर अपनी मम्मी को देखा और कहा, अच्छी बात है, चलिए खाना खाइए।
धैर्य ने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें दलिया की कटोरी रखी थी। मिक्स आटा रोटी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे। उसने रोनी सूरत बनाकर वीरा को देखते हुए कहा, हमें बताइए, आप हमसे किस जन्म का बदला ले रही हैं? हमें यह सब नहीं खाना। वीरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, जब डॉक्टर कह देंगे कि आप दूसरा खाना खा सकती हैं, तब आप ही ना खाएं। पर अभी एक शब्द भी नहीं कहेंगे आप, वरना मैं आपको सुबह भी एक गिलास दूध पीने को दूंगी। धैर्य चुप हो गई और खाना खाने लगी। यह सारा नजारा देखकर वीर को बहुत हंसी आ रही थी। राजहंस हवेली। वायु एक तरफ सोफे पर अकेला बैठा था और घर के बाकी सदस्य साथ में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में वहां पर कोई मुकदमा लड़ा जाने वाला है। निर्मला जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब जानते हैं, पिछले 6 सालों से ज्योति हमारे यहाँ रह रही है और हमने उससे वादा किया था कि हम उसकी शादी वायु से कराएंगे। ज्योति ने हमारे खानदान को वंश दिया है और हम उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करने वाले। इसीलिए हमने आप सबकी राय जानने के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया है कि वायु की ज्योति से शादी कब की जानी चाहिए। शादी की बात सुनकर घर में कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी। कृपा जी ने थोड़ा उदास होकर कहा, माँ, ये थोड़ा जल्दी है। निर्मला जी ने उन्हें देखा और कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप अपने बेटे को बुढ़ापे में शादी करते देखना चाहती हैं? कृपा जी ने कुछ नहीं कहा। तभी वैभव जी कहने लगे, माँ, हमने ज्योति के पूरे परिवार को अच्छी तरह से कंपनसेट किया है। उसकी जिंदगी भी इस घर में अच्छे से बीत रही है। हमें बताइए, उसकी किस चीज में हमने कमी रखी है? और जब तक मेरा बेटा इस शादी को नहीं करना चाहेगा, वह नहीं करेगा। यह थोड़ा उन्होंने गुस्से में कहा था। उन्हें ज्योति बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी तरह से बहस करने लगे। उसे शोर भरे माहौल में वायु की शांत आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसे ही सबने वायु की आवाज सुनी, सब चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। वायु ने कहा। वीर ने खाना खाते हुए कहा, खाना सच में बहुत टेस्टी है। धैर्य ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, हमें मत बताइए, हम खा नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें चिढ़ाएंगे। धैर्य अपना मुंह बेचारा सा कर खाना वापस खाने लगी। वीरा ने एक नजर उसको देखा, अपनी साइड में रखें। कटोरी को धैर्य के सामने रख दिया। धैर्य ने गुस्से में वीरा को देखा और कहा, अब इसमें क्या है? वीरा ने कुछ नहीं कहा और वापस अपना खाना खाने लगी। धैर्य ने क्यूरियोसिटी से उसका ढक्कन हटाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए वीरा को देखा और कहा, आप दोनों बेस्ट है। और जल्दी से अपना खाना खत्म कर कटोरी की रसमलाई को खाने लगी। वीर एक तक धैर्य को देख रहा था, जो बच्चों की तरह खुश होते हुए उस रसमलाई खा रही थी। वीर ने उससे कहा, तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे तुम्हें कभी मिलती ही नहीं है। रावी ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हाँ, मम्मा को 15 दिन पहले हमने कुछ मीठा खाने को दिया था। अब तो वीर के पास शब्द ही नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसे अपने ऊपर वीरा की घूरती नजर महसूस हुई और वह चुपचाप अपना खाना खाने लगा। खाना हो जाने के बाद सब लिविंग रूम में बैठे हैं। वीर ने आसपास देते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? ये सुनते हैं। धैर्य के चेहरे पर एक उदासी और झिझक आ गई। वही रावी और वीरा गुस्से में वीर को देख रही थी। वीरा कुछ कहने ही वाली थी कि रावी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी वीर की आवाज फिर आई, तुमने बताया नहीं? क्या वह काम पर गए हैं? वैसे वह करते क्या है? अब तो वीरा का पारा हाई हो गया था। वह उठकर खड़ी हुई और वीर को मारते हुए कहने लगी, खाना हो गया, बातें हो गई, अब आप जा सकते हैं। आपको हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी जानने का कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि इज्जत से यहां से चले जाएं। इस समय वीरा की आंखें आग उगल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही वीर को जला देगी। उसे इस बात से नफरत थी कि कोई उसकी मम्मी से उनके पापा के बारे में बात करे, और यह आदमी में ने तो यह बात उनके सामने यह करने की हिम्मत की। वो उसे जान से मार देना चाहती थी। तभी उसके कानों में धैर्य की आवाज आई, वीरा शांत हो जाइए। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया होगा। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। धैर्य की आवाज सुनकर वीरा शांत हो गई थी। उसने एक नजर अपनी मम्मी को देखा और कमरे में चली गई। रावी भी उसके पीछे चली गई। बाहर लिविंग रूम में माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। वीर ने कहा, सॉरी, शायद मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। धैर्य ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसी ही है।
कुछ लोगों की कड़वी बातों ने उसे ऐसा बना दिया है, वरना हमारी बेटी एक अच्छे दिल की इंसान है। वीर ने कहा। मैं समझ सकता हूं, तुम चिंता मत करो। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे अब तुम्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए। आखिर मेरे पास तुम्हारा एक राज है। बातें करते हुए वह लोग बाहर आ गए। वीर के जाने के बाद धैर्या ने एक लंबी सांस ली और घर की तरफ बढ़ गई। राजवंश हवेली। वायु ने कहा, मैं आप सबकी बातें मानने को तैयार हूं। ये सुनते ही ज्योति का चेहरा चमक उठा था। वही वायु के माता पिता और दादी उदास दिख रहे थे। तेजस ने गुस्से में ज्योति को घूरा तो ज्योति ने अपनी मुस्कान छुपा ली। तेजस ने वायु की तरफ देखा और कहा, भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वायु ने एक सरसरी निगाह तेजस पर डाली और आगे देखते हुए कहने लगा, हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हो। आखिर 6 साल से ज्योति इस घर में रहकर हर्ष की देखभाल कर रही है, और जब दादी ने उससे वादा किया है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब वायु कह रहा है। जब उसे पता चला था कि उसकी दादी ने क्या किया है तो वह उनसे नाराज होकर विदेश लौट गया था। निर्मला देवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वायु की आवाज फिर गूंजी, पर मेरी एक शर्त है। सबकी नजर फिर वायु पर आ गई। वायु ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, आप सब जानते हैं, इस समय मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, और जब तक कि प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सगाई कर रहा हूं या शादी। अगर आप लोग उस समय तक का इंतजार करने को तैयार हैं तो मैं भी हाँ कहूंगा। वायु की बात सुनकर सब चुप पड़ गए। वैभव जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। वैभव जी ऐसे ही किसी बहाने के इंतजार में थे। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जैसी लड़की से शादी करे, पर इस समय ज्योति का चेहरा उतरा हुआ दिख रहा था। उसने मन में कहा, कोई बात नहीं, इतना समय इंतजार किया थोड़ा, और फिर तो सारी विरासत की हकदार में ही होंगी। यह सोचकर उसने खुद को संतुष्टि दी। वायु अपनी बात खत्म कर कर अपने कमरे की तरफ चला गया। सबको उसकी पीठ दिख रही थी और सामने से उसके चेहरे पर आने वाले भाव कोई नहीं देख पा रहा था। उसका चेहरा एक साजिश को दिखा रहा है जिसे अंजाम देने वाला है। ढेरिया। जैसे ही रावी और वीरा के कमरे में पहुंची उसे वहां एकदम शांति मिली। उसने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो रावी पेंटिंग कर रही थी और वीरा एक नोटबुक में पेंसिल से स्क्रैचेस कर रही थी। उसकी नोटबुक लगभग फट गई थी। ऊपर से वह ऊपर से शांत दिख रही थी, पर धैर्य अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। इस समय वह काफी गुस्से में है। वीरा ने बिना दरवाजे की तरफ देखे कहा, मुझे लगता है आपको अंदर आ जाना चाहिए। आप कब तक वहां रुकने की प्लान कर रही हैं? धैर्य ने मुंह बनाकर सोचा, इन्हीं कैसे पता चल जाता है कि हम आस-पास हैं, और धीरे से अंदर आ गई। उसने वीरा के हाथ से वह बुक ली और कहने लगी, चलिए छोड़िए, ये गुस्सा, आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वीरा कुछ कहने ही वाली थी कि रावी ने कहा, मम्मी दी थी तो नाक पर गुस्सा हमेशा ही रहता है, पता नहीं कितना ऊपर चढ़कर बैठा है। उसने इतना ही बोला था कि वीरा ने उसे घूर कर देखा। रावी चुप होकर वापस अपनी ड्राइंग करने लगी। धैर्य ने वीरा का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए कहने लगी, अतीत को छोड़ दीजिए वीरा। वीरा ने अपनी मम्मी कहाँ कस के पकड़ा और कहा, कैसे आपको नहीं याद, वो लोग कैसे आपको सुनाते थे, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के कारण मुझे बिल्कुल नहीं पसंद की। कोई भी उनके बारे में यहां बात करें, आप उस लड़के से फिर मत मिलना। ढेरिया जोर से वीरा को गले लगाया और कहा, हमारी बेटी, आप इतना बड़ी मत हो। क्यों, आप बाकी बच्चों की तरह नहीं रहती? वीरा ने कुछ नहीं कहा और ढेरिया को हक कर कर बैठ गई। तभी पीछे से रावी मुंह बनाते हुए कहने लगी, आप दोनों ने मुझे छोड़ दिया। सही बात है, मैं तो छोटी हूं ना। यह कहते हुए उसने अपने गाल फुला लिए थे। इस समय वह बहुत क्यूट लग रही थी। धैर्य और वीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और रावी एक एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। तीनों काफी देर तक ग्रुप हक करके बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद धैर्य उन दोनों के कमरे से चले गई। रावी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वीरा को घूरते हुए कहने लगी, आपको पता है ना, उन्हें सट्रेस नहीं देना है, तो फिर आपने उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? वीरा ने कुछ नहीं कहा और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। रावी वीरा के पीछे खड़े होते हुए कहने लगी, दी कुछ बोलिए। वीरा ने पीछे मुड़कर चुपचाप से रावी को हक कर लिया। रावी की आंखें नम हो गईं।
वह जानती थी कि उसकी बहन इतनी सख्त मिजाज की क्यों है। जब उन्हें यह पता चला था कि जो लोग उन्हें तानों में शब्द बोलते हैं उसका मतलब क्या है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। वीरा ने तो कई लोगों से लड़ाई भी की थी और एक बार किसी ने उसे कहा था कि उसकी मम्मी की कभी शादी ही नहीं हुई और वह दोनों नाजायज हैं। वीरा ने तभी फैसला कर लिया था कि वह उस इंसान को नहीं छोड़ेगी जिसके कारण उसकी मम्मी इतनी तकलीफ से गुजर रही है। उसने हंसना छोड़ दिया था। वह सिर्फ अपनी मम्मी और बहन की हंसी देखती थी और खुश हो जाती थी। जब वह अपनी मम्मी को इतनी मेहनत करते देखती थी और लोगों के ताने सुनने के बाद भी उन दोनों को इतना प्यार करते हुए देखती थी, तो उसका दिल अपनी मम्मी के लिए बहुत दुखता था। रावी यह सब सोच रही थी कि उसके कानों में वीरा की आवाज आई, हमें कल की मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए। यह कहकर वह रावी से अलग हुई और ड्रॉर में रखी वह डायरी वाले लैपटॉप को बाहर निकालने लगी। रावी ने कहा, हमें बड़े लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है। वह दोनों जानती थी कि वह महंगे से महंगा लैपटॉप खरीद सकती है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह यह काम करें कैसे, क्योंकि उनका यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा था और उसके लिए उन्हें हाई क्वालिटी डिवाइस की जरूरत थी। स्कूल में वो जितना भी काम कर ले, पर घर आकर भी उन्हें थोड़ा करना ही था। सुबह 5:30 पर धैर्य नींद भरी आंखों से अपने सामने खड़ी उन दोनों शैतानों को देख रही थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, अभी बताइए, आप दोनों सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? आप तो रोज गार्डन जाती है ना? रावी और वीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, आज से आप भी चलने वाली हैं। ये सुनते ही धैर्य की सारी नींद उड़ गई। उसने बड़ी बड़ी आंखें कर कर इन दोनों को देखा और कहा, हमसे मजाक मत करिए, हम कहीं नहीं आ रहे। ये कहते हुए वह वापस कंबल ओढ़कर सोने लगी और वीरा और रावी ने उसे खींच लिया। फिर उसे खड़ा कर कर कहने लगी, ये कपड़े लीजिए और चेंज करके आइए। हम दोनों कुछ नहीं सुन रहे और उसे बाथरूम में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद कॉलोनी के गार्डन में कई सारे लोग जॉगिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग बैठकर बातें। कॉलोनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर वहां का गार्डन काफी अच्छा और बड़ा था। ढेरिया बार बार खुद को देख रही थी और उसकी आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। उसने वीरा से कहा, गार्डन में आना तो ठीक था, पर आप दोनों ने हमें में क्या पहनाया है? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ढेरिया ने ग्रे कलर की लोवर के साथ रेड कलर का टी शर्ट पहना था। उसके बाल हाई पोनीटेल में बंधे थे और रावी, जो कि घास पर मेट बिछा रही थी, उसने कहा, मम्मा, एक्सरसाइज और योगा के लिए ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। चलिए, ये बैठी हैं और अपने दोनों पैर फोल्ड कीजिए। यह कहते हुए वह वैसी ही पोजीशन में बैठ गई जैसी वह ढेरिया को बता रही थी। ढेरिया मुंह बनाया और वहां बैठ गई। वीरा, जो कि सामने स्किपिंग कर रही थी, उसने घूर कर ढेरिया को देखा और कहा, पूरी फोकस के साथ करिए। ढेरी ने एक गहरी सांस ली और जैसा जैसा रावी बताने लगी, उसने वैसी योगा टेक्निक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग आते जाते उन तीनों को देख रहे थे। वह तीनों ही कॉलोनी से बाहर बहुत कम आती थीं। कॉलोनी के किसी भी इंसान ने उन्हें कभी ध्यान से नहीं देखा, पर इस समय उन तीनों सुंदर लड़कियों को देखकर बार बार सबकी नजर उन पर जा रही थी। आधे घंटे तक अच्छी सी योगा करने के बाद धैर्य खुशी से खड़ी हुई और कहने लगी, तो हम जाएं? तभी वीरा ने उसके हाथ में एक डिजिटल वॉच पहनाई और कहा, इस वॉच में 10,000 स्टेप्स का टाइमर लगा है, इसे कंप्लीट करिए और फिर आप जा सकती है। धैर्य का मुंह ऐसा हो गया था जैसे वह किसी भी पल रो सकती हो। उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं की थी और उसे समझ नहीं आता था कि उसकी बेटियों को यह सब इतना पसंद क्यों है। शायद यह सब प्रतिभा जी का असर था। वह यह सब सोच रही थी कि वीरा ने कहा, अगर आप अभी नहीं गई तो ये 20,000 हो जाएगा। धैर्य तुरंत वॉक करना स्टार्ट कर देती है। ढेरिया के थोड़ी दूर जाने के बाद रावी ने वीरा से कहा, हमें मम्मा से यह सब रोज करवाना होगा। डॉ कश्यप ने जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से मम्मा को रोज एक्सरसाइज करनी है। वीरा ने हमें गर्दन हिलाई और पुशअप्स करने लगी। सुबह 10 बजे ढेरिया ऑफिस गेट पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे चलकर अंदर जाने लगी। तभी वीर उसके बगल में आया और कहने लगा, क्या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हुई थी? ढेरिया ने उसकी तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह दोनों थोड़ी सी गुस्से वाली है। वीर ने उसकी तरफ देखा। वह पूछना चाहता था कि आखिर उसके पास ही लड़कियां कैसे हैं,
पर तभी उसे ढेरिया का उदास और उन दोनों लड़कियों का गुस्से वाला चेहरा याद आ गया और उसने अपनी बात मन में ही रख ली। ढेरिया जब अपने डेस्क पर पहुंची तो आज भी वहां काफी सारी फाइल थी। वीर ने उस तरफ देखा तो उसे आज भी किसी पुराने प्रोजेक्ट की फाइनल में दिखी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने उस फाइल को उठाया और मीना को आवाज दी। मीना? वह ठीक है। निशा के नीचे काम करती थी और निशा के ना होने पर बाकी सबको ऑर्डर्स वहीं देती थी। मीना तुरंत वीर के पास आई और उसे इतना गुस्से में देखकर वह डर गई। वीर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है, तो फिर कंपनी में किसी को पता क्यों नहीं है? जैसे ही मीना ने वह फाइल वीर के हाथ में देखी, उसकी हालत खराब हो गई। धैर्या ने वीर से कहा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाने दीजिए, हमारा काम है, हम कर लेंगे। वीर ने घूर कर ढेरिया को देखा और कहा, तुम चुप रहो। और फिर मीना से कहने लगा, मुझे अभी जवाब दो, वरना मैं हायर मैनेजमेंट के पास जा रहा हूं। मीना का मन रोने को कर रहा था। वह तो यह सब निशा के कहने पर ही कर रही थी। निशा 4 दिनों से ऑफिस नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उसके आर्डर फॉलो करें या नहीं, पर उसे भी धैर्य बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने उसे परेशान करने का मन बना लिया था। उसने कहा, धैर्य अभी अभी ऑफिस आए और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। वीर ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की ओर कहा, तो ऐसी बात है, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग भी इसी तरह हुई थी? मीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़ी रही। वीर ने उसके हाथ में वह फाइल दी और कहा था, अभी के अभी इसके पास जितनी भी ऑन इम्पॉर्टेंट फाइल रखी है वह सारी हटाओ। और मैंने देखा सुरेश और पूनम का काम भी इसको दिया है। क्या वह दोनों यहाँ फ्री की सैलरी लेने आए हैं? जिसका काम है उसे। दो मीना ने तुरंत को सारी फाइल वीर डर से उठा ली। अब धैर्य के डेस्क पर सिर्फ 3 फाइल्स रखी थीं। धैर्य ने मुस्कुराकर वीर को देखकर कहा, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। वीर ने उसे छीड़कर देखा और कहा, तुम सच में कुछ ज्यादा ही भोली हो। यहां पर इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर को चला गया। धैर्य ने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और खुद से कहा, हमारा भोलापन तो हमें पहले ही कई सजा दे चुका है। यह कहते हुए वह अपना काम करने लगी। दोपहर में अहाना तैयार होकर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। उसे कॉल आया था कि वहां इंपॉर्टेंट केस आने के कारण नर्स की कमी हो गई है और उसे आना पड़ेगा। वह इस समय काफी चिड़ी हुई थी। एक तो वह पूरी नाइट शिफ्ट में काम करती रही और उसे सुबह फिर बुला लिया गया। ऑटो में बैठकर वह वहां तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी और उसका ऑटो रास्ते में ही खराब हो गया। उसने ऑटो वाले को काफी सुनाया और पैदल ही चलने लगी, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ही बचा था। वह चल रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, पर उसके कदमों के पीछे से आने वाली आवाज भी अब तेज हो गई थी। सामने लगे एक बिल्डिंग के कांच में उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा देखते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। वह आदमी इसके लिए तैयार नहीं था और उसने उसे खो दिया। अहाना दौड़ते हुए एक कार के पास आ गई, जहां एक आदमी खड़ा था। वह तुरंत उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपने कुर्ते के ऊपर पहनी हुई डेनिम जैकेट निकाली और उस आदमी की कार में फेंक दी। साथ ही अपना पर्स भी। फिर उसने अपने बालों का जुड़ा खुला और उस आदमी की कॉलर से उसे खींचकर अपने होठों के पास ले आई। वह आदमी अभी तक शॉक में था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर अपने सामने उस लड़की की हरकतों को देख रहा था। आहाना नजरें तिरछी कर कर रोड के दूसरी तरफ देखा तो उसे वह आदमी फिर दिखाई दिया। वह डर गई और उसने जिस आदमी का कॉलर पकड़ा हुआ था, उसने उसे नीचे खींचा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके लंबे बालों से उसका चेहरा छुप रहा था। जैसे ही वह आदमी उसके और करीब आता जा रहा था, उसने अपने सामने वाले आदमी को और जोर से किस करना स्टार्ट कर दिया था। वह आदमी उन दोनों के पास आकर रुका और इधर उधर देखते हुए कहने लगा, कहाँ चले गई? इतनी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा। और यह फिर घूम गई और अपने हाथ में पकड़ी एक कांच की बोतल को देखते हुए कहने लगा, आज बच गई तो क्या हुआ? अगली बार इसके चेहरे का वह हाल करूंगा तो कि किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। जिस आदमी को अहाना किस कर रही थी, उस आदमी को महसूस हुआ कि अहाना उस दूसरे आदमी की बातों को सुनकर कांप रही थी। उसने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके सिर को पकड़ा और सॉफ्टली उसके किस में उसका साथ देने लगा।
थोड़ी देर बाद जब वह आदमी वहां से चला गया तो अहाना उस आदमी से अलग होना चाहती थी, पर अब वह आदमी उसे नहीं छोड़ना चाहता था। उसने पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया था। अहाना को लगा वह सांस ही नहीं ले पाएगी। उसने जोर से उसे धक्का दिया और थोड़ी दूर जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर उसने सिर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी को देखा और देखती ही रह गई। ग्रीन कलर के 3 पीस सूट में वह आदमी काफी हैंडसम दिख रहा था। उसकी गोरी स्किन और काली गहरी आंखें किसी को भी दीवाना कर सकती थी। अहाना ने खुद से कहा, नॉट बैड। अहाना, आंखें बंद करके भी तेरी चॉइस अच्छी निकली। वह सब सोच रही थी कि उस आदमी की आवाज आई, तुम करना क्या चाहती हो? अहाना ने आंखें चढ़ाकर उसे देखा और कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं हो। क्या तुमने नहीं किया? उस आदमी का चेहरा गुस्से और शर्म भी लाल हो गया। उसने कहा, तुम बेशर्म लड़की। अहाना उसके पास आई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या मैं इतने से तुम्हें बेशर्म लगी? और फिर उसकी कार से अपना बैग और जैकेट निकालकर पहना और जाते हुए कहने लगी, बाय द वे थैंक यू। हाँ, तुम भी मुझे थैंक यू कह सकते हो। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें एक अच्छी किस दी थी। यह कहते हुए वह वहां से चले गई। उस आदमी ने घूर कर उस तरफ देखा और कहा, अगली बार मिली तो इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके सामने एक वाइट कलर की BMW आकर खड़ी हुई। ड्राइवर ने आकर पीछे का दरवाजा खोला और कहा, सिद्धार्थ सर बैठी है। सिद्धार्थ बैठा और ड्राइवर से कहने लगा, किसी से कहकर यह कार ठीक करवाने भेजा दो, चलो हॉस्पिटल जाना है। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। सिद्धार्थ आज अपने हॉस्पिटल के लिए निकला था और रास्ते में ही उसकी कार खराब हो गई। जब वह कार से बाहर आया तो उस अनजान लड़की ने उसके साथ ना जाने क्या कर दिया। यह सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राजमवश कॉरपोरेशन लंच टाइम में धैर्य घूर कर अपने फोन को देख रही थी। जानवी ने उससे कहा, तुम कभी कैंटीन में नहीं आती हो और इस समय अपने फोन को क्यों इतना घूर रही हो? धैर्य ने कहा, कोई बात नहीं है, आप जाकर अपना लंच कर लीजिए। जानवी ने कंधे उचका और चले गए। उसके जाते ही धैर्य के फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने मैसेज खोलो एज एक्सपेक्टेड। ये मैसेज वायु का था। उसमें लिखा था, क्या तुम रोज मेरा मैसेज चाहती हो और तभी लंच करने आओगी? धैर्य ने वह मैसेज पढ़ा और मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। जब वह 30 फ्लोर पर पहुंची तो आज करण वहां नहीं खड़ा था। उसने कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा और क्या केबिन के दरवाजे को नॉक करने लगी। अंदर से एक सख्त पर सॉफ्ट आवाज आई, कम। इंढेरिया ने दरवाजा खोला और अंदर चले गई। वायु हमेशा की तरह अपने उस सफेद सोफे पर बैठा था और टेबल पर रखे खाने को देखते हुए धैर्य का इंतजार कर रहा था। धैर्य अंदर आते हुए कहने लगी, क्या हमारा रोज यहां आना जरूरी है? वायु ने अपनी आंखें चढ़ाई और कहा, क्या तुम्हें यहां आना पसंद नहीं है? क्या तुम किसी और के साथ खाना खाना चाहती हो? धैर्य आगे आते हुए कहने लगी, बात वह नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि रोज रोज इस तरह। इसके आगे वह कुछ कहती कि वायु ने कह दिया, मेरा कोई और दोस्त नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में भी तुम ज्यादा किससे बात करती हो। यह अच्छी बात नहीं है कि हम दोनों साथ में लंच करें। धैर्य के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह चुपचाप बैठ गई। इस बार वह वायु के साथ ही बैठी थी। उसे पिछली बार वायु की बात याद थी। वायु यह देखकर खुश हो गया कि उसे धैर्य को अपने पास बिठाने के लिए कहना नहीं पड़ा। फिर दोनों ने चुपचाप लंच करने लगे। तभी धैर्य का फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा। वायु की नजर भी उस पर चले गई। फोन पर अहाना नाम फ्लैश हो रहा था। धैर्य एक्सक्यूज मी कहकर थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। उसने कहा, हमें बताइए, क्या कोई परेशानी है? क्या वह दोनों ठीक है? अहाना ने धैर्य से कहा, शांत हो जाओ। तुम्हें याद है पिछले महीने हमने हेल्थ टेस्ट करवाया था, तुम्हारी रिपोर्ट आई है। यह सुनते ही धैर्य का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उसे हमेशा अपने सीने के दाईं ओर परेशानी होती थी और वह किसी को नहीं बताती थी। उसने सोचा रिपोर्ट में कोई गंभीर बीमारी आई होगी। तभी फोन की दूसरी तरफ से अहाना की आवाज आई, धैर्य सुनो, तुम सुन रही हो ना? हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम्हारी रिपोर्ट में आया है कि तुम्हें ब्लड की बहुत कमी है, जिस तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो सकती है। धैर्य ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? अहाना ने एक आह भरी और कहा, तुम्हें एक सेशन कंप्लीट करना होगा। उसमें तुम्हें इंजेक्शन के डोज दिए जाएंगे।
अभी प्रोसेस हमें आज से ही स्टार्ट करना होगा। तुम्हें 2 महीने तक 3 दिन में एक बार 2 इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनते ही ढेरिया की हालत खराब हो गई थी, और जब उसे यह पता चला कि उसे लगातार 3 दिन में 2 इंजेक्शन लगेंगे तो उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने उदास होकर कहा, आप जानती हैं आहाना, हम इंजेक्शन से कितना डरते हैं। क्या कोई और उपाय नहीं है? क्या कोई दवाई नहीं ले सकते? आहाना को काफी बुरा लग रहा था कि वह धैर्य से झूठ बोल रही है, पर फिर भी उसने अपने मन को कठोर किया और कहा, धैर्य, भले ही तुम्हें खुद के लिए नहीं करना चाहती, पर तुम्हें रावी और वीरा के लिए करना होगा। तुम बताओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? गलती से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह दोनों कैसे जिएगी? तुम अच्छे से जानती हो, उन दोनों की जान बसती है। तुमने अगर उन्हें पता चला कि तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो वह क्या कर सकती है? तुम जानती हो। ढेरिया अच्छे से जानती थी कि रावी और वीरा उसके लिए कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। एक बार धैर्या को बुखार आया था तो उन्होंने मोहल्ले के लगभग 4 डॉक्टरों को घर बुला लिया था और उनके नंबर लेकर उन्हें हर 2 घंटे में फोन करके यह पूछ रही थी कि उनकी मम्मी कब ठीक होगी। डॉक्टर भी उन दोनों से परेशान हो गए थे। वह अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसकी आवाज आई, तुम्हारा फैसला क्या है? धैर्या रावी और वीरा को याद किया और कहा, हम करेंगे। आहाना ने कहा, ग्रेट, तो पहला इंजेक्शन आज रात को लगेगा। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपने फोन को देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, सॉरी धैर्या, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी असली बीमारी के बारे में बताऊंगी तो तुम पहले ही टूट जाओगी और मैं यह नहीं होने दे सकती। और खास करके तुम्हारी उन दोनों लड़कियों की आर्डर है कि उनकी मम्मा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें क्या हुआ है। इन दोनों ने 4 साल से यह बात तुमसे छुपाई है। मैं तुम्हें ऐसे कैसे बता दूं? आहाना अपनी सोच में गुम थी। तभी उसकी हेड नर्स वहां आई और कहने लगी, बातें हो गई हो तो चलो आहाना। अंदर जाकर नर्स की यूनिफॉर्म पहनकर अपने काम में लग गई थी। फोन काटने के बाद वायु ने धैर्य से पूछा, क्या कोई परेशानी है? उसने फोन पर बात करते समय धैर्य के एक्सप्रेशन देखे थे। उसके चेहरे पर उदासी घबराहट साफ दिख रही थी। धैर्य ने एक मुस्कान के साथ कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमारा लंच हो गया है तो हम चलते हैं। वायु खड़ा हुआ और धैर्य के पास आने लगा। उसने धीरे से धैर्य को गले लगाया। धैर्य को याद आया कि कल वायु ने उसे क्या कहा था। उसने भी उसे गले लगाया और सोचा, क्या बड़े शहरों में सब ऐसे ही होते हैं? पर ना जाने क्यों इन्हें गले लगाकर एक सुकून मिलता है। हम इस समय इतने परेशान हैं, पर तभी भी इनकी खुशबू हमें शांत रहने में मदद कर रही है। वह मन में यह सब सोच रही थी कि उसके कानों में वायु की आवाज आई, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह उससे अलग हुआ। धैर्य ने उसे एक मुस्कान दिया और बाहर चली गई। वायु ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, बस कुछ समय फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर कौन था वो आदमी? क्या आहाना और सिद्धार्थ फिर मिलेंगे? क्या ढेरिया का ट्रीटमेंट आज स्टार्ट हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।